नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कांग्रेस इतिहास इतना बड़ा कि अगर कोई पढ़ना शुरू करे तो कई दिन लग जाए। कांग्रेस की नींव रखने वालों का व्यक्तित्व इतना बड़ा कि उनका अपना खुद का इतिहास है। और तो और कांग्रेस की सफलताएं इतनी ज्यादा कि उनके लिए पन्ने कम पड़ जाए। लेकिन आज स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पूरी तरह से रसातल में चली गई है। आज कांग्रेस के हाल ऐसे हैं कि उसे अपने नेताओं की जमानत तक बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। केंद्र की सत्ता में 60 साल एक छत्र राज करने वाली ये कांग्रेस पार्टी आज संसद में इतने सांसद भी नहीं ला पा रही कि वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर अपना दावा ठोक सके। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस अपने सियासी इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस 8 सालों से देश की सत्ता से बाहर, एक के बाद एक तमाम राज्यों से कांग्रेस सत्ता से बेदखल होती जा रही है, दूर होती जा रही है। और ऐसे मुश्किल दौर में कांग्रेस ने 3 दिवसीय चिंतन शिविर उदयपुर में बुलाया, जहां पर पार्टी नेतृत्व का संकट, आपसी गुटबाजी पर चिंतन होगा। आगामी चुनाव में जीत की राह तलाशी जाएगी। कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी की हालत पर चिंतन और मनन करने के लिए 13 से 15 मई तक राजस्थान के उदयपुर में 3 दिन का नव संकल्प चिंतन शिविर करने का फैसला किया, जिसमें 2024 के आम चुनावों सहित आगामी असेंबली चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर मंथन होगा। साथ ही साथ इस बैठक में कांग्रेस उन सवालों को भी हल करेगी जिसे लेकर पार्टी में लगातार सवाल उठ रहे हैं। जी हां, सवालों पर सवाल जो दागे जा रहे हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस के आलाकमान पर, उन तमाम सवालों के जवाब खोजने की इस चिंतन शिविर में कोशिश रहने वाली है। अब बीजेपी के सामने भाई पार्टी कैसे 2024 में चुनौती पेश करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। साथ ही कुछ सवाल ऐसे भी जो कांग्रेस के भीतरी लोगों के द्वारा उठाए जा रहे हैं। और उनमें सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस का नेतृत्व कौन करेगा। जी हां, द ग्रैंड ओल्ड पार्टी आज अपने एक स्थायी अध्यक्ष के लिए परेशान है। परमानेंट अध्यक्ष कोई मिल नहीं पा रहा और उसे एक कार्यवाहक अध्यक्ष यानी कि सोनिया गांधी के भरोसे ही चलना पड़ रहा है। इसके पहले पार्टी की कमान राहुल गांधी के हाथ में भी दी गई थी। राहुल गांधी जिनके नेतृत्व का फल पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव में देख चुकी है। आखिरी तुरुप का पत्ता गांधी परिवार के पास बचा हुआ था प्रियंका गांधी। वो भी सियासी भंवर में नैया को पार नहीं लगा पाई, तार नहीं सकी। यानी साफ है कि गांधी परिवार की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठने लगे, जो कि लाजमी है। दूसरा सवाल है कि पार्टी के अंदर नेताओं को कैसे रोका जाए। सिंधिया से लेकर जितिन प्रसाद, रीता बहुगुणा जोशी, हेमंता, आरपीएन जैसे कद्दावर नेता एक एक करके कांग्रेस को टाटा बाय बाय कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं। और ऐसे मानो कांग्रेस नेता विहीन होती दिखाई दे रही है। एक एक करके तमाम नेतागण कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। साथ ही साथ बुजुर्ग नेतृत्व बनाम युवा नेतृत्व की जंग में कांग्रेस फंस गई, जो कांग्रेस को पंजाब से लेकर राजस्थान तक देखने को मिली। ऐसे में जब 2024 का चुनाव, जिसमें 2 साल आगे है, वो 11 राज्यों में इस दरमियान चुनाव बाकी है, तो चिंतन के ये सभी बड़े मुद्दे हैं। ऐसे में देखना होगा उदयपुर चिंतन शिविर से पार्टी को नई ऑक्सीजन मिल पाती है या फिर नहीं। कांग्रेस के सामने बीजेपी के अलावा आम आदमी पार्टी और अब टीएमसी जैसे छोटे दलों की भी चुनौती है। ऐसे में जाहिर है कि बड़े बदलावों के बिना पार्टी का कायाकल्प नहीं हो पाएगा। क्या सोनिया गांधी इन बदलावों के लिए तैयार होंगी? क्या युवा जोश और बुजुर्गों के अनुभव संतुलन बन पाएगा? क्या G23 की बात मान ली जाएगी? क्या गांधी परिवार पार्टी पर अपनी पकड़ छोड़ने पर राजी होगा? और क्या इसे वो नेता स्वीकार कर पाएंगे जिनके लिए 24 अकबर रोड और 10 जनपद तीर्थ का दर्जा रखता है? सबसे बड़ा सवाल यही कि बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत अभियान से निपटने के लिए चिंतन बैठक से क्या समाधान निकलना है, सबसे बड़ा मुद्दा। अक्सर होता है जब सुनते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, ऐसे लोग सपना बैठे 70 साल में क्या किया। कांग्रेस मुक्त भारतीय बात है। मैं गया हूँ स्पीकर के पास, अब देखो कांग्रेस मुक्त भारत कभी होगा नहीं। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाले खुद कभी मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हम सबको बहुत जो विश्व रूप में आज आए हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, 3 दिन तक यहाँ पर चिंतन होगा, मनन होगा, एक नए संकल्प के साथ में जाएंगे तमाम हमारे डेलीगेट्स भी।
और जन जन तक भी बात पहुंचाएंगे जो यहाँ फैसले होंगे। कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार होगा, क्योंकि पूरी तरह देश का मीडिया दबाव के अंदर है। आदरणीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम सब इस नव संकल्प शिविर के माध्यम से हम सब, जो आपकी भावनाएं हैं, पूरी देश की भावनाएं हैं कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो देश की आजादी से लेकर के ये स्वर्णिम भारत हम देख रहे हैं, उसमें उसकी त्याग, तपस्या और बलिदान है। ये केवल मात्र वर्ग विशेष में बांट करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे हैं। अब इस लड़ाई को, जो छद्म राष्ट्रवाद, संकुचित राष्ट्रवाद, धर्म के आधार के ऊपर सामाजिक समरसता को जो छिन्न भिन्न कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानने के लिए तैयार नहीं है, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, इन ऐसे लोगों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए और जोर शोर से लड़ाई लड़ने के लिए हम इस संकल्प शिविर में नया संकल्प कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता लेंगे। जो आज हम सबके सामने है और कांग्रेस का संगठन भी, हमें भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए आज जब देश इन वेदनाओं में डूबा हुआ है तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस पार्टी इन चिंताओं के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करे। इसलिए नव संकल्प चिंतन शिविर, हम जानते हैं कि देश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपेक्षाएं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर त्रुटियां हैं, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कमियां हैं, हम जानते हैं कि हमें अपना विचार और संगठन दोनों में और सुधार करने की जरूरत है। हम जानते हैं कि हमें बदलती परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को पुनर्ढालना होगा और अपने आप में तब्दीलियां करनी होगी। इसीलिए इस विचार के साथ इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। ऐसे में सवाल खड़े होते हुए, क्या चिंतन से दूर होगी कांग्रेस की चिंता? जिस तरह से 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन हो रहा है, चिंतन तो हो रहा है, लेकिन क्या चिंता दूर हो पाएगी? क्या होगा कांग्रेस का नव संकल्प? गांधी परिवार क्या ला पाएगा सभी को साथ? बड़ा सवाल। और 2024 की बारी चिंतन शिविर से क्या शुरू होगी तैयारी? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय खास पैनल जुड़ा हुआ है, जल्दी से मैं पैनल का तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ विमल सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ प्रमोद गोस्वामी जी, वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सुनील कौशिक, वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत कौशिक साहब आप ही के साथ। कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर, इस चिंतन से, इस मंथन से कांग्रेस किस अमृत की तलाश में है? क्या अमृत निकल पाएगा? देखो शिल्पा, जो भी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, सुरजेवाला जी ने, सब पता है कि क्या दिक्कत आ रही है इस समय, किन परिस्थितियों से लड़ना है, जिन लोगों से लड़ना है उन्हीं के हिसाब से उनको कैसे बनना है। सारे उनके वरिष्ठ नेता, जहां तक मुझे है, समय समय पर आईना दिखाने का काम करते रहे हैं, लेकिन क्या नेतृत्व उन पर गंभीरता से सोचेगा, विचार करेगा, ये सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जब 2003 की बात करें या 2013 की बात करें, तो 2003 में जब शिमला में हुआ इनका चिंतन शिविर, उसके बाद जयपुर में हुआ था 2013 में, तो 2003 में जब चिंतन शिविर हुआ है, 1998 में चिंतन, ये चौथा चिंतन शिविर है कांग्रेस का। तो क्या उन मुद्दों पर जब गंभीरता से बात आई तो कांग्रेस सत्ता में वापस लौटी। हाँ। लेकिन जब 2013 में जब चिंतन शिविर हुआ, तो मुझे लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर के, संगठन को लेकर के बात रही हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर के बात रही हो, ये सारी बातें उन चिंतन शिविर में रखी गई, लेकिन अनदेखी कर दी गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि 2014 से आप सत्ता से दूर चले गए, और इतने दूर चले गए कि विपक्ष की भूमिका भी आप ठीक से नहीं निभा पाए। विपक्ष के नेता का पद भी आपको जिन परिस्थितियों में मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो दिक्कत यह है कि जो चिंतन शिविर अभी 3 दिन का जो जयपुर में होगा, आज ही आपने देखा हुआ नाटक हो गया कि बीजेपी के सांसद वहां गए हैं, किस तरीके से पुलिस के माध्यम से उनको निकाला गया, ये सारी चीजें खैर राजनीतिक चीजें हैं, ये होंगी। लेकिन क्या जिन लोगों को बुलाया जा रहा है, 50 ऐसे नेता और नेताओं को बुलाया गया है कांग्रेस ने जिनके पास कोई पद ही नहीं है इस समय, तो जब ऐसे लोगों को भी आप बुला रहे हैं जो अभी किसी पद पर नहीं है, और वो वही लोग हैं जो बीच बीच में कांग्रेस को आईना दिखाते हैं, और इतना आईना दिखाते हैं उसका लाभ बीजेपी उठाती है।
उन मुद्दों को आप उठाते हैं, उन मुद्दों की आप बात करते हैं जिनका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होता है। तो ऐसे लोगों को भी आप उन चिंतन शिविर में बुला रहे हैं, उनका परिणाम क्या होगा? दूसरी बात, क्या चिंतन शिविर में जो गांधी परिवार की भूमिका है, जो सवाल खड़े होते रहे हैं, क्या उस पर चिंतन होगा कि नहीं होगा? क्या जो फेरबदल की आवश्यकता कांग्रेस को है, बड़े फेरबदल की आवश्यकता है, और हर प्रदेश में राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ साथ मुझे लगता है हर प्रदेश में बदलने की आवश्यकता है, क्या उस पर चिंतन होगा कि नहीं होगा? दूसरी बात, जिन परिस्थितियों से कांग्रेस लड़ रही है, हाँ। मैं पीछे के रास्ते की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कहीं न कहीं बार बार कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हैं। क्या उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, या उन लोगों को एक ऐसे स्थिति में लाके खड़ा किया जाएगा कि वो उनकी देखरेख में हो लेकिन उनकी निर्णायक भूमिका नहीं हो? क्योंकि जहां तक मैं कांग्रेस को समझ पा रहा हूं इस समय, दो धड़े में बटी हुई है, युवा और बुजुर्ग। तो जो वरिष्ठ नेता हैं, क्या वो युवाओं को स्वीकार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्या उनकी महत्ता कम होगी कि नहीं होगी? हाँ। या वो वही सम्मान चाहते हैं? और मुझे लगता है कि इसकी सीख कांग्रेस को भाजपा से लेनी चाहिए कि भाजपा ने बहुत सारे नेताओं को साइड में किया, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, लेकिन सम्मान के साथ किया, चरण स्पर्श करके किया, तमाम कार्यक्रमों में उनके सम्मान की बात रही हो, कहीं असम्मान में कमी नहीं रही, लेकिन उनकी धीरे धीरे करके महत्ता को कम कर दिया गया। यही मुझे लगता है कांग्रेस को भी करना पड़ेगा, क्योंकि इतने साल तक आप सत्ता में रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं इस समय जिन्होंने सत्ता का बहुत दिनों तक स्वाद चखा है, वो इतनी जल्दी आसानी से वो दूर होना नहीं चाहते, और जो उनकी भूमिका इतने 85 वर्ष तक रही है, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में कैप्टन साहब 52 साल कांग्रेस में रहे, जो भूमिका थी, लेकिन उनको जब बाहर का रास्ता दिखाने की बात हुई तो बहुत जहदोजहद कांग्रेस को करनी पड़ी, और लेकिन जो निर्णय लिया वो थोड़ा सा लेट लिया। हाँ। वो 1 साल पहले, 1.5 साल पहले हो जाता। आपने आईना दिखाने की बात की, G23 जो ग्रुप है वो भी तो लगातार इसी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन हर बार उनकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ राधिका जी आपका। राधिका जी, मेरा आपसे सबसे पहला और सीधा सवाल बस यही, ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर कांग्रेस में क्यों हो रहा है और किन किन मुद्दों पर हो रहा है? जरा दर्शकों को पता तो चले कि कांग्रेस में कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन से इश्यूज सामने आ रहे हैं जिन पर ये चिंतन शिविर बुलाया गया है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? आ रही मैम, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, उदयपुर से उदय होगा नई दिशा, नई उमंग और नई उम्मीदों का सूर्य। आज जब देश की, जी बोलिए। प्लीज कंटिन्यू मैम। हेलो, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है मैम। लगता है संपर्क कट गया है। राधिका खेड़ा जी से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी बात उनके समझ में आ पाई, कह रही है कि उदयपुर से नई कांग्रेस का उदय होने वाला है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, विमल सिंह जी। विमल जी, कांग्रेस चिंतन में लगी हुई है, मंथन में लगी हुई है, और देखिएगा नई कांग्रेस के उदय के साथ 2024 में आप लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। परिवार को चलाने के लिए एक बहुत मजबूत मुखिया की जरूरत है, और मैं कहना चाहता हूं कि वो कांग्रेस के अंदर नहीं। दूसरी चीज देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा जीतती आ रही है, कि हमारे अंदर, हमारे पार्टी के अंदर ये है कि हमारे कार्यकर्ताओं को जो है कार्यकर्ताओं को लेकर चला जाता है, और भारतीय जनता पार्टी जो है चाहे प्रदेश की बैठक हो या जिले की बैठक हो या मंडल की बैठक हो, यहाँ तक कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो है ऐसी पार्टी है जिसने बूथ भी बनाया और जिसने पन्ना प्रमुख भी बनाया, तो उनका जो है बैठक समय पे समय करती रहती है, और जो जनता की समस्या होती है उनसे वो जो है पूछती है कि भाई बताइए, आप लोग जो है ग्राउंड जीरो पे रहते हैं, आप बताइए जनता की क्या समस्या है। तो जनता की समस्या को समाधान करने का काम जो है नेतृत्व करता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इस तरीके की चीजें जो है कांग्रेस के अंदर नहीं है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि आपस में इनके जो है मनमुटाव है। कि अब तक आप लोगों ने जनता को जिस तरह से बरगलाना शुरू किया था 2024 में, अब ये सिलसिला खत्म होने वाला है जो कि 2014 में स्टार्ट हुआ था। अब जनता की आंखें खुलेगी और एक बार फिर से कांग्रेस के हाथ के साथ जनता जाने वाली है, और इसी उम्मीद के साथ ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये बाकायदा पूरा चिंतन शिविर रखा गया है कांग्रेस की तरफ से। विमल जी। जी, मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए आप देखिए, हाँ। आप चिंतन शिविर रखा जा रहा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उन नेताओं का क्या होगा जो नेता खुद जो है कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं।
आपने देखा था विगत कुछ महीने पहले आपने देखा G23 का नारा लगाया गया और शीर्ष नेतृत्व का बदलने का जो है कवायद बार बार किया गया। बार बार ये कहा गया कि शीर्ष नेतृत्व जो है कांग्रेस में बदलने की जरूरत है, मतलब कि घर का मालिक जो है बदलने की जरूरत है। लेकिन जो है इस तरीके की चीजें जो है इग्नोर किया जाता है। लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद को लेकर नहीं चलती है। हमेशा देखिए भारतीय जनता पार्टी में कोई एक कार्यकर्ता है जो एक पन्ना भी प्रमुख है ना, वो प्रधानमंत्री के जगह पे जा सकता है, वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जगह पे जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से परिवारवाद को जो है बढ़ावा दी है। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपस में ही अगर देखा जाए, अभी आपने देखा था किस तरीके से पंजाब के चुनाव में जिस तरीके से सिद्धू जी और चन्नी जी के बीच में जो है चीजें हुई, मैं कहना परिवारवाद को लेकर आप कांग्रेस को निशाने पर ले रहे हैं सर, लेकिन जरा अपने गिरबान में झांक कर देखिएगा, परिवारवाद से तो आप लोग भी अछूते नहीं है। चलिए ठीक है, आपके पास में लौटती हूँ। हमारे साथ इस समय राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी भी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, कांग्रेस का ये 3 दिवसीय चिंतन शिविर, इसमें से क्या कुछ निकलता नजर आ रहा है? कांग्रेस का किस हद तक ये नव संकल्प सार्थक हो पाएगा, क्या लग रहा है? बहुत सारे ऐसे इश्यूज है सर, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज है जिन पर कांग्रेस को काम करना होगा। क्या उम्मीद है, क्योंकि ये सारे इश्यूज ऑलरेडी कई दफा G23 ग्रुप गिनवा चुका है, कभी सुनवाई नहीं हुई, क्या इस बार होगी? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस देर से ये काम कर रही है, उनको ये काम पहले करना चाहिए। लेकिन अगर वो पूरे अगर मन से और कर्तव्यनिष्ठ होकर अगर वो मंथन करेंगे तो समस्याओं का समाधान निकलेगा। देखिए कांग्रेस मुद्दे सही उठा रही है, लेकिन आपसे स्ट्रेटजी क्या गलतियां होती हैं, आप उसको अपने मामले को जनता तक आप मैसेजिंग क्यों नहीं कर पाते हैं, क्यों नहीं पहुंचती है, तो इनको लेकर अगर वो मंथन कर रहे हैं, ये मंथन मैं कह रहा हूं कि 2019 के बाद ही हो जाना चाहिए था, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, लेकिन नहीं हुई। आज अगर हो रही है तो उससे अगर वो दिल से करेंगे तो इससे कुछ ना कुछ चीजें निकलेंगी। देखिए सबसे पहले कांग्रेस को कार्यप्रणाली बदलने की जरूरत है। जो G23 या तमाम इस तरह के जो लोग हैं, अब उनसे कांग्रेस को उनसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस को युवा पीढ़ी के साथ जो नई युवा पीढ़ी है उनको जोड़ना पड़ेगा, और युवा पीढ़ी और जो पुराने लोग हैं उनके बीच में कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी। अपने संगठन में काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और फिर आपको देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय राजनीति के स्वरूप को बदला है। देखिए इस चीज को एक यथार्थ स्वरूप है कि वो इलेक्शन के लिए 24/7 जो है कि वो मैदान में होते हैं, रहते हैं। आपको भी कांग्रेस के वर्किंग प्रणाली को सामने में अगर प्रतिस्पर्धी उस रूप में है तो आपको भी अपने कार्य प्रणाली को उस रूप में बदलना पड़ेगा। अरे जो G23 के लोग हैं, देखिए ये कांग्रेस को कोई उबारने वाली सलाह नहीं देते हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी की आवाज रख रहे हैं। तो कांग्रेस इनको क्यों ढो रही है? वो कांग्रेस को तो कुछ कठोर निर्णय लेके अपने पार्टी में अनुशासन बनाए रखना चाहिए। लोकतंत्र के नाम पे इस प्रकार की तमाम चीजों को भी, तो किसने रोका है सोनिया गांधी को? कांग्रेस क्यों फ्री एक्शन नहीं ले पाती है? क्यों मजबूर है कांग्रेस उन्हें सहने के लिए? राहुल जी देखिए उदाहरण के लिए मैं पंजाब का मैं शिल्पा जी पंजाब का उदाहरण दे रहा हूँ। आखिर देखिए पूरे प्रकरण में सिद्धू जिस प्रकार से नुकसान पहुंचा रहे थे, तो आपने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सिद्धू और मुख्यमंत्री के बीच के संबंध अच्छे नहीं थे, तो इन सब स्थितियों तो इसके पीछे आप नेतृत्व की कमी मानेंगे ना कि अच्छा नेतृत्व नहीं था, अच्छा नेतृत्व नहीं था, इसीलिए अच्छा खासा राज्य आपके हाथ से फिसल गया। और आज उसी नेतृत्व को लेकर जाहिर सी बात है सबसे बड़ा मुद्दा तो नेतृत्व को लेकर ही है, जिस पर ही चिंतन हो रहा है। देखिए कांग्रेस ने यह स्पष्ट किया कि संभवतः इस वर्ष जो है अगस्त या सितंबर तक एक तरह से लोकतांत्रिक तरीके से नेतृत्व मिल जाएगा। तो अब जो आप कैसे निर्णय लेने में स्लो हो जाते हैं, किस प्रकार से ये चीजें होती हैं, इसके ऊपर भी मंथन करने की जरूरत है। देखिए कांग्रेस ने एक काम तो काफी अच्छा किया, आपको बाहर से आप रणनीतिकार लाके कभी आप कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। आप प्रशांत किशोर जैसे लोगों को लाके आप उनको रणनीतिकार को लाते और वो पार्टी चलाते, तो उनको जिस प्रकार से कांग्रेस ने अलग किया और अपने ऊपर अपना विश्वास रखा, वो अच्छा कदम है। अब आप यहाँ से खुद से रणनीति बनाइए, अपने नेताओं के बीच में बैठिए, और इस प्रकार के चिंतन शिविर लगातार हर चुनाव के बाद त्वरित तौर पे होना चाहिए। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि विलंब से हो रहा है, ये पहले होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। ऐसे में प्रमोद गोस्वामी जी, क्या कांग्रेस के लिए कहा जा सकता है पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, या 2024 को लेकर कुछ स्कोप नजर आ रहा है? शिल्पा जी देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस को लेके। एक तो पहली बात ये है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी रही जिसने सबसे ज़्यादा
इस देश पर, इस मुल्क पर राज किया, बिल्कुल, वो आज इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसके राज्य सिमटते जा रहे हैं, उसका संगठन सिमटता जा रहा है। ये लोकतंत्र में एक अच्छा और मजबूत विपक्ष होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अनिवार्य तत्वों में से एक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जहाँ तक जो चिंतन शिविर होने जा रहा है, निश्चित रूप से एक अच्छी बात है। जो समस्याएं हैं उसको खुल के लोग रखेंगे और ये नेतृत्व पर करेगा कि वो जो चीजें निकल के आ रही हैं, जो लोगों की नाराजगी है, जो संगठन के और पार्टी के कमजोर होने के कारण हैं, उसको अगर ईमानदारी से उस पर नेतृत्व विचार करेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस में अभी भी वो ताकत है कि वो एक मजबूत विपक्ष के रूप में वापस लौट सकती है और वो सत्ता पर भी आ सकती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस में दो चीजें बड़ी एक तो कांग्रेस आंतरिक झंझावात से, आंतरिक मतभेदों से पिछले 8 वर्षों से जूझ रही है जी। और इस बीच में वो कई बार चिंतन हो चुका है, कई बार उस पर विचार विमर्श हो चुका है, कोर कमेटी की बैठक हो चुकी है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकल के आया। अंततः उसके हाथ से राज्य और निकलते चले गए। आप स्थायी अध्यक्ष के लिए पिछले लंबे समय से राहुल जी के इस्तीफा देने के बाद से बराबर कहीं ना कहीं इसको लेके आलोचनाएं की जा रही हैं, पार्टी के लोग ही कर रहे हैं, लेकिन उस पर विचार नहीं हो रहा है। हाँ। अब ये चिंतन हो रहा है, इसमें चिंतन शिविर में चीजें फिर आएंगी। अब इसमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, जैसा कि आपने पहले कहा कि राहुल जी अध्यक्ष रहे, घट गया, फिर उनका ट्रम्प कार्ड प्रियंका जी आई, वो भी वहां पर कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई और स्थिति बिगड़ती चली गई। देखिए कांग्रेस की जहां तक मुझे लगता है कि एक विडंबना ये है कि कांग्रेस में अब जो राहुल जी चाहते हैं कि हमारे लोग, सोनिया जी की एक अलग टीम है जो पुराने लोगों की टीम है, प्रियंका जी की अपनी टीम है, तो जब नेतृत्व ये आपस में ही बैठ के तय नहीं कर पा रहा है या उसी में असमंजस की स्थिति, तो नेतृत्व में ही असमंजस की जब स्थिति होगी तो एनार्की तो पैदा होना स्वाभाविक है। आप दूसरे के परिवार में ही मुझे लगता है कि वो एक चिंतन शिविर की इन तीनों लोगों में ही बैठ के एक चिंतन शिविर की जरूरत है कि चिंतन करें कि पार्टी को कहां ले जाना, एक मत से बात हो। आप पंजाब का अभी जो कहा गया कि पंजाब का देख लीजिए, वहां के कद्दावर नेता थे सुखविंदर सिंह जी, और उसके बाद जो है उनको वहां से हट के सिद्धू जिनको की की सालों पुरानी बीमारी क्या सॉर्ट आउट हो जाएगी, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट ढूंढा जा सकेगा? और वो भी कंडीशन ये कि अगर ढूंढना चाहे तो नहीं, राहुल जी नहीं, निश्चित रूप से अगर शीर्ष नेतृत्व शिल्पा जी अगर चाहेगा, कांग्रेस में 1900 संगठन ठीक है, पार्टी वन बाय वन अगर उन लोगों को बैठा के बाद, लेकिन एक चीज में खाली एक महत्वपूर्ण बात जरूर मैं कहना चाहूंगा जी। आप ये देख लीजिए कि गांधी परिवार को हटा दिया जाए, कि जो कुछ लोगों का कहना है कि गांधी परिवार से अलग हट के किसी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाए। ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ये निर्णय हो भी जाए तो वहां पर जो धड़े हैं, जो मतलब वहां जो कुर्सी की और अध्यक्ष की जो लालसा ये सब लोग बैठते हैं, उसमें भी फिर विखंडन शुरू हो जाएगा। करना ही पड़ेगा। राधिका खेड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुकी है, कांग्रेस प्रवक्ता है। राधिका जी, चिंतन तो हो रहा है, लेकिन क्या चिंता दूर हो पाएगी? क्योंकि कमजोर नेतृत्व का संकट, आपसी गुटबाजी की समस्या और कमजोर संगठन की चुनौती, कांग्रेस कैसे डील करेगी इन तमाम समस्याओं से? भाजपा चाहे जितना भी ये बोलना चाहे, कहना चाहे, कमजोर संगठन, कमजोर ये, कमजोर वो, ये देश की जनता को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि उन्होंने हर चीज में, चाहे कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना हो, चाहे हम रोज जो देख रहे हैं बुलडोजर हो, चाहे धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाना हो, क्योंकि इस समय जो हालात है देश के, भाजपा सरकार ने देश के विकास और देश के भाईचारे पर बुलडोजर चला के देश को पिछड़ेपन के अंधकारे में धकेल रखा है। और ऐसी परिस्थितियां जो बना रखी हैं, उनपे उनका मूल्यांकन करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने नव संकल्प शिविर का रास्ता चुना है और इससे देश को बाहर कैसे निकाला जाए, इसके लिए 6 विभिन्न विषयों पर
चिन्हित किया गया है, जिन पे डिस्कशन होगी और कैसे उनको आगे चर्चा करी जाए, जैसे राजनीतिक मामलों के ऊपर, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, कांग्रेस की संगठनात्मक व्यवस्था पर भी, और कांग्रेस और किसान और खेत मजदूर हो, चाहे युवा सशक्तिकरण की बात हो, ये ऐसे विषय है जिनके ऊपर कन्वर्सेशन होगी, जिनके ऊपर बातें करी जाएगी। और जब आप बात करते हैं, मैं सुन रही थी कि अलग अलग लोग बात कर रहे हैं कि कांग्रेस में ये है, कांग्रेस में वो है। देखिए, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है और हमारे अंदर, हमारी पार्टी के अंदर एक चीज है जिसको कहते हैं डेमोक्रेसी। तो हमारे कार्यकर्ता कौन दे रहा है? अगर सवाल उठ रहे हैं तो मौका तो कांग्रेस ही दे रही है। अच्छा, फिर आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि एक परमानेंट अध्यक्ष कांग्रेस का आप लोग चूज क्यों नहीं कर पा रही हैं? क्या समस्या आ रही है? राहुल गांधी को दिया था नेतृत्व, उन्होंने इनकार कर दिया, वापस से सोनिया गांधी के हाथों में आ गया। कोई चेहरा सामने आने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे मैं आपको बता रही थी, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। यहाँ पे इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, क्योंकि हम वही पार्टी है जिसने लड़ाई करी है इस देश को आजाद कराने के लिए और इस देश में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए। अफसोस की बात यह है कि जो भाजपा पार्टी है वो एक ऐसी पार्टी है जहां पे कोई तय नहीं करती, वहां के लोग नहीं तय करते कि कांग्रेस, उनका अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा को किसने इलेक्ट किया, उससे पहले अमित शाह साहब को किसने इलेक्ट किया, वहां पे बस लाके बिठा दिया जाता है। रही बात कांग्रेस की, राहुल जी अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया हमारी हार के बाद, उन्होंने उस चीज की जिम्मेदारी ली। क्या यहाँ पे जो हम, हाँ, कहीं पे आपने कभी देखा है मोदी जी की अर्थव्यवस्था जो डूब गई है, देश इतना पिछड़ गया है, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? मुझसे पूछा नहीं जाता, अगर आप मात्र 2 राज्यों तक सीमित हो जाते। देखिए, ऐसा तो है नहीं, आप अब भूल रही है कि आज अगर सत्ता में भाजपा है तो वो पहले 2 सीटों पे ही होते थे, और ये तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। लेकिन मैडम, ठीक नहीं, ठीक कहा आपने, भाजपा भी कभी इसी स्थिति में थी, हुआ करती थी, जानते हैं हम सब। आपने कहा डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, हाँ, इस बात को भी हम मानते हैं, लेकिन क्या आप नहीं मानती कि डेमोक्रेसी की मजबूती इसमें है कि विपक्ष मजबूत हो? और कांग्रेस जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, वो अगर इस तरह से जूझेगी, इस तरह से कमजोर नजर आएगी, तो मैडम सवाल तो फिर पूछे जाएंगे। देखिए, इस समय जो असली में कमजोर है वो इस देश की मोदी सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री है, क्योंकि देश में 70 साल में पहली बार पेट्रोल 120 क्या जनता के मैंडेट को नकार रही है? बोलने नहीं दे रही है। राधिका जी, तो क्या आप ये कहना चाहती है कि जनता ने कमजोर सरकार चुनी है? मेरी बात कंप्लीट नहीं करने दे रही है, आप मुझे बोलने दीजिए। आप लगातार मेरे ठीक है, कंप्लीट योरसेल्फ, देन आई विल क्वेश्चन। मैं क्या बोलूंगी, मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। 70 साल में पहली बार देश में 120 रुपए के पार पेट्रोल हुआ है। 70 साल में पहली बार देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो मीडिया से चर्चा नहीं करते। देश में 70 साल में पहली बार हमने देखा है कि भाईचारे के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। देश में 70 साल में हमने पहली बार देखा है, जब उनसे पूछा जाता है 2 करोड़ नौकरियां साल में देने का वादा था, वो कहाँ था? तो मंदिर, मस्जिद, बुरखा, हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे ले आते हैं, लेकिन ये बात नहीं करेंगे कि 2 करोड़ 7 की नौकरियां कहाँ है, पेट्रोल डीजल के दाम, सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों आम आदमी भूखा मर रहा है, क्यों घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। देश के अंदर इतना भय का और इतने नफरत का माहौल बांध दिया गया है। और ये जो बार बार लेके आते हैं कि कांग्रेस कमजोर है, अरे कांग्रेस इतनी कमजोर है तो पूरा दिन भाजपा हमारे बारे में चर्चा क्यों करती है? क्यों आप हमारे बारे में डिबेट करते हैं? अगर हम इर्रेलेवेंट है तो मत करिए ना डिबेट। राधिका जी, मैंने आपको पूरा 1 मिनट दिया और 1 मिनट में आपने कांग्रेस के बारे में एक बार भी बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बारे में। चलिए ठीक है, मैं कहाँ मना कर रही हूँ, ठीक है, महंगाई है, हाँ महंगाई है, महंगाई पे मैं 50 डिबेट्स कर चुकी हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, तो ये किसका काम है उठाना? ये विपक्ष का काम, कांग्रेस का काम ही तो है उठाना। और लेकिन कांग्रेस अगर इतनी कमजोर होगी तो फिर कैसे काम चलेगा? मैं बीजेपी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं देश की जनता और उनकी कठिनाइयों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम देश की सेवा करने के लिए यहाँ पे हैं तो देश की आम जनता के मुद्दे हैं। कौन क्या कर रहा है, भाजपा क्या नफरत फैला रही है भाजपा के यहाँ पे, कौन उनके साथ, उनका भाजपा का सिर्फ ये काम है देश में फूट डालो, राज करो। और अच्छा राधिका जी, विमल जी कुछ कहना चाह रहे, इससे पहले मैं उनका रुख करूं, मैं आपसे बस एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ राधिका जी, कि क्या इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में ये जो तमाम मसले आपने अभी गिनवाए हैं, इन्हीं पर चिंतन होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। और मैं आपको एक और बात क्लैरिटी से बता दूं, आप जो बार बार बोल रहे हैं कि कांग्रेस, मतलब कांग्रेस का चिंतन शिविर कांग्रेस की समस्याओं को लेकर के है कि देश की समस्याओं को लेकर के है? देश की समस्या सबसे पहले है, क्योंकि देश की समस्याओं के बारे में इस देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल भी चर्चा नहीं करना चाहते। इस देश की सरकार, राधिका जी, ये 3 दिन का नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 3 दिन का शिविर कांग्रेस कैसे मजबूत हो,
सरकार से कैसे भिड़े, तब अपने संगठन को कैसे मजबूत करे, इन लेकर के फिर ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब आप खूब लड़िएगा। अब उस चिंतन शिविर में वही चर्चा आप कर लेंगी तो कांग्रेस का चिंतन शिविर कैसा होगा फिर पूरा वो? देखिए, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, कांग्रेस पार्टी इस देश की जनता की सेवा करती आई है 70 सालों से और आगे भी करती आएगी। इसलिए देश के जो लोग हैं वो किन कठिनाइयों से गुजर रहे हैं वो हमारा सबसे अहम मुद्दा है। 70 सालों से कांग्रेस ने देश की सेवा की है, लेकिन मैडम आपको क्या नहीं लगता कि वापस से उस सेवा को आगे कंटिन्यू करने के लिए, जनता के मुद्दों को उठाने के लिए नंबर्स भी जरूरी होती है, राज्य भी जरूरी होते हैं? बात करी है नंबर्स की, आपने बात करी है तो मैं आपको आंकड़े बता दूं। अगर देश में भाजपा के पास 1443 एमएलए हैं तो कांग्रेस के पास 750 एमएलए भी है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास इस समय एमएलए नहीं है, आधे एमएलए अभी हमारे पास भी है। तो ये बार बार कहना कि कांग्रेस खत्म हो गई, उसका अस्तित्व खत्म हो गया, जो अस्तित्व खत्म हो रहा है कांग्रेस खत्म नहीं हुई है। आप इस मुगालते में मत रहिएगा, देश की जनता की दुश्मन है। विमल जी, जी मैंने अभी मोहतरमा जी इसमें कोई टीपा टिप्पणी नहीं किया। मैं एक बात गुजारिश करूंगा कि मेरे बीच में भी टीपा मैं टिप्पणी आ रही हूँ सर आपके पास। एक बार विमल जी अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद मैं आ रही हूँ सर। जी जी शिल्पा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में उन्होंने टिप्पणी किया और मैं कहना चाहता हूँ इसी वजह से जो है ये अपने अंदर की कमियां नहीं ढूंढते हैं, दूसरों के जो है एक कहावत है ना, एक मुहावरा है कि जिसके घर जो है कांच के होते हैं दूसरे घर में पत्थर नहीं मारते हैं। बहरहाल मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। देखिए, मैं इन्होंने कहा कि जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है ये है कि जो है जनता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाती है। मैं कहना चाहता हूँ कि जनता की ही आवाज होती है, जनता ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, ये परिवारवाद पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी के अंदर एक जो है मंडल अध्यक्ष होता है, बूथ अध्यक्ष होता है, पन्ना प्रमुख होता है, उसका जो है डिमांड होता है कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, लेकिन ऐसा कांग्रेस में नहीं है। दूसरी चीज शिल्पा जी मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो है कांग्रेस में ही मुमकिन है कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है इस्तीफा देता है अपने, मतलब कि आपने देखा किस तरीके से राहुल गांधी जी ने इस्तीफा खुद को इस्तीफा विमल जी, एक कोई चुनाव बताइए जो प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका चुनाव से जीत करके पहुंचे हो, एक नाम बताइए। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए मैं बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में चुनाव होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ हमारे जो है जितना बैठक होता है प्रदेश में, हमारे प्रदेश में बैठक होता है। एक नाम बताइए जो चुनाव संगठन का चुनाव लड़कर के वो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हो, चुनाव हुआ हो बाकायदा उसमें। संजीव जी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ, देखिए मैं वही चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक प्रवक्ता हूँ, मैं अपनी बात को रखना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है प्रत्येक महीने में मंडल की बैठक, जिले की बैठक, प्रदेश की बैठक और राष्ट्रीय स्तर की बैठक हमारे भारतीय जनता पार्टी में होती रहती है। और वहाँ दूसरों के कांच के शीशे के घर होते हैं, वो पत्थर नहीं फेंका करते, वो कहीं ना कहीं आप पर खुद भी इम्प्लीमेंट होता हुआ है। चलिए ठीक है, राहुल लाल जी वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राहुल लाल जी, जैसे कि राधिका खेड़ा जी ने कहा कि भाई हम देश की तमाम समस्याओं पर इन 3 दिनों में चर्चा करने वाले हैं, ऐसे में क्या कांग्रेस मजबूत हो पाएगी? क्योंकि इन मुद्दों पर मजबूती के साथ स्टैंड लेते हुए तभी लड़ा जा सकेगा जब कांग्रेस खुद मजबूत हो। तो क्या कांग्रेस अब भी गलत ट्रैक पर? हमें लग रहा है कि कांग्रेस देर आ रही लेकिन दुरुस्त आ रही है। देखिए 2-3 चीजें देखनी पड़ेगी। ये जो चिंतन बैठक हो रही है, जो 13 से 15 मई तक जो कांग्रेस का चिंतन बैठक हो रहा है, वो किस रूप में हो रहा है? हाँ। कि ये एक तरह से अगर इसका स्वरूप अगर ये मुझे लग रहा है कि कांग्रेस अगर इसको 1998 के पचपड़ी बैठक की तरह नहीं रखेगी, 2003 की सिमला बैठक की तरह नहीं रखेगी, तब तो फिर समाधान नहीं निकलेगा। हाँ। लेकिन जो पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि देखिए बैठ के अभी यहाँ पे कुछ देर पहले जब फर्स्ट खंड में जुड़ा था तब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि कह रहे थे कि कांग्रेस में लगातार इस प्रकार की बैठकें होती रहती, नहीं होती है। इतने गहन स्तर पे ये एक तरह से जो आप कह लीजिए कि बड़े समय के बाद हो रही है, ये त्रुटि है। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि देर से हो रहा है, लेकिन एक तरह से कहीं कहीं मामला ये दुरुस्त है। इसमें इनको खुल के मंथन करना पड़ेगा, जैसा कि 1998 और 2003 में हुआ। जैसे 2-3 मामले में रख रहा हूँ, राधिका जी ने कुछ समस्याएं रखी, बिल्कुल वो इस समय वो समस्याएं देश के सामने, उदाहरण के लिए आज ही जो है महंगाई के आंकड़े अभी कुछ घंटे पहले ही जारी हुए हैं कि किस प्रकार से 8.5% तक खुदरा महंगाई दर आ गई है। लेकिन हम लोगों को ये सोचना
देखना पड़ेगा कि 2014 के पहले भारतीय जनता पार्टी किस तरह से महंगाई के मुद्दे को उठाती थी और परसेप्शन बिल्डिंग कर लेती थी और महंगाई का मुद्दा चुनाव का मुद्दा बनता था। आज उस जमाने से महंगाई का मुद्दा काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी महंगाई का मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं बनता है। तो आप आखिर देखिए, राजनीति में परसेप्शन की भूमिका बहुत बड़ी होती है। आखिर वो मैसेज क्यों नहीं नीचे तक जा रहा है? हाँ। तो जो देश में बड़ी बड़ी समस्याएं जो विपक्ष उठाती है और विपक्ष के उन मुद्दों के साथ जनता नहीं जुड़ पाती है, तो ये इस प्रकार के तमाम तरह की चीजों को कांग्रेस को मंथन करना पड़ेगा कि उनका मंथन चिंतन कांग्रेस के राहुल लाल जी इस लिहाज से भी जरूरी है। चलिए ठीक है, मैं समझ रही हूँ बात को, देश की समस्याओं को उठाना जरूरी है, विपक्ष का फर्ज है, समझ में आता है, लेकिन उन नेताओं को रोकना भी तो जरूरी है जो कांग्रेस को लगातार छोड़कर जा रहे हैं और कांग्रेस इसी वजह से कमजोर होती नजर आ रही है। और उन नेताओं को कैसे रोका जाएगा? जब उनकी प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, उन प्रॉब्लम्स का हल निकाला जाएगा। और अगर इस चिंतन शिविर में इस पर कोई बात ही नहीं होगी तो फिर काहे का चिंतन शिविर? राहुल जी देखिए, मैं बड़ा गंभीर सवाल है आपका। दो तीन चीजें देखिए, जो नेताओं के छोड़ने से पार्टी कमजोर नहीं होती। नेता अगर उनकी किसी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा है तो ठीक है, वो चले जाए। हम लोगों ने देखा था पश्चिम बंगाल के मामले में, आपको याद होगा कि तमाम वहां के बड़े बड़े नेता जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे उस समय, फिर भी ममता बनर्जी पूरे विश्वास और धैर्य के साथ उस लड़ाई को लड़ी और वो जीत गई। मुख्य चीज यह है कि देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी एक संकट के घड़ी में है इस समय शिल्पा जी। संकट के घड़ी में ही आपको असली और नकली, यानी कि आपके पार्टी के प्रति कौन रियल में प्रतिबद्ध है और कौन सत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है, इसके ऊपर आपको सवाल, आपको यही समय है जिस समय वो इसको अच्छे से देख सकती है। तो अगर मंथन शिविर में इन सब चीजों के ऊपर मंथन नहीं हुआ, मैं एक बात कह रहा हूँ, मान लीजिए कि अगर कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं कपिल सिब्बल जी, वो देखिए कांग्रेस जब सत्ता में थी तमाम तरह की चीजें संभालते थे, लेकिन क्या कपिल सिब्बल को कभी हम लोगों ने महंगाई का मामला उठाते हुए देखा, कभी सड़क पर प्रदर्शन करते हुए देखा? तो पार्टी को, मैं कांग्रेस पार्टी को सलाह दूंगा कि आपको देखना पड़ेगा कि कौन है जो केवल सत्ता का मलाई खाता है। जब विपक्ष की भूमिका की बारी आती है कांग्रेस की, तो उस विपक्ष की सवाल करूंगी कि क्या आपको लगता भी है कि कांग्रेस इस समय संकट की घड़ी में है, जिस बात का जिक्र यहाँ अभी राहुल लाल जी ने किया? लेकिन इससे पहले मैं जल्दी से एक बार प्रमोद गोस्वामी जी का रुख कर लेती हूँ। काफी देर से प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद जी, आपको क्या लग रहा है? शिल्पा जी, मैं राधिका जी से सिर्फ जो राधिका जी ने कहा वो उनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है कि देश की महंगाई हो, बेरोजगारी हो, जो भाईचारा हो, ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, इससे देश भी चिंतित है। लेकिन ये बताइए राधिका जी कि पहले तो आप अपनी चिंता करिए, अपने घर को देखिए कि वहाँ विघटन के कगार पर है। पहले तो अपने दल को, अपनी पार्टी में जो गुटबाजी है उसे दूर कीजिए, जो पार्टी में आपसी में लड़ाई चल रही है उसको मिटाइए। जब आप मजबूत होंगे तभी तो जन समस्याओं को, आज आप देख लीजिए अभी जो ये बात कही गई, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, सिर्फ इस वजह से मैंने ये बात पहले भी कही शिल्पा जी के लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष का होना बहुत अनिवार्य है। लेकिन कांग्रेस जो सबसे बड़ी पार्टी है, इससे पहले भी ऐसा नहीं है जो अभी बात राहुल जी ने कहा, इससे पहले भी बहुत से लोग पार्टी से छोड़ गए और बड़े बड़े दिग्गज पार्टी से छोड़ गए, लेकिन पार्टी कमजोर नहीं हुई। और आज भी जो चाहे कपिल सिब्बल हों और चाहे आनंद शर्मा जी हों और आजाद साहब हों, ये सारे लोग जो आवाज उठा रहे हैं उनको सुना जाना चाहिए। इस पर चिंतन होना चाहिए कि आज किस बात को लेके जो बड़े नेतृत्व के लोग हैं, जो निष्ठावान कांग्रेस के लोग रहे, आखिर वो क्यों नाराज हैं, उनको बैठ के बात होनी चाहिए, उसका समाधान निकलना चाहिए। पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आप उत्तर प्रदेश में ले लीजिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पिछले 30 वर्षों से रसातल में जा रही है और 2 जिले बचे थे, अमेठी और रायबरेली, जो समझा जाता था कि सोनिया कांग्रेस के गढ़ हैं, वो भी दरक रहे हैं। 30 वर्षों में चिंतन शिविर में कांग्रेस के आंतरिक उसमें इस बात की भी चिंता नहीं हुई कि देश का सबसे बड़ा। सीधा जवाब राधिका खेड़ा जी आप ही से लेना चाहूंगी। प्रमोद जी साफ कह रहे हैं कि देश की चिंता तब कीजिएगा, पहले अपने घर की चिंता कीजिए, अपने घर को मजबूत बनाइए, देश खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा। और विपक्ष भी जब मजबूती के साथ खड़ा होगा तो सरकार को सुनना पड़ेगा।
देखिए, सरकार को तो सुनना पड़ेगा और सरकार को झुकना भी पड़ेगा। सरकार को देश के किसानों ने भी झुकाया और उससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने भी, जब सरकार की गलत नीति आई तब भी कांग्रेस सरकार को अपनी नीतियों को वापस लेना पड़ा, चाहे लैंड रिफॉर्म बिल था चाहे और अन्य बिल थे। अब आते हैं बात, ये तो बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस कमजोर है, आपस में झगड़ा है। मैं आपको क्लैरिटी से बात बोल दूं, कोई झगड़ा नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में मजबूती की हो जा रही है। हाँ, हर पार्टी में कोई भी पार्टी हो, कभी कभी ऐसा समय आता है कि आपको उस समय देश की जनता नहीं चुनती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कमजोर हो गए या आप दोबारा वापस नहीं आएंगे। मैं फिर कहूंगी, डेमोक्रेसी यही होती है, कभी किसी को मौका मिलता है और कभी किसी को, और जब तक देश कभी किसी गलत चीज को नहीं देखे तो अच्छे और सही में फर्क क्या है, ये तो हर चीज में लाइफ में होता है। और अब दिखाई दे रहा है ना कि मोदी सरकार को वोट देने का क्या नतीजा है, कि हमारे घर की छत पे बुलडोजर चल रहा है। मोदी सरकार को वोट देने का नतीजा है कि भाई भाई को लड़ाया जा रहा है। बीजेपी पर विश्वास फिर क्यों जता रही है? आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या कारण दिखाई दे रहा है इसके पीछे? हाँ जी, आप कह रही हैं कि भाई गलत हो रहा है, मोदी सरकार ने देखिए जनता का क्या हाल कर दिया, तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगी, फिर जनता बार बार बीजेपी का ही रुख क्यों कर रही है? ईवीएम पर बीजेपी और कमल का बटन ही क्यों दबा रही है? आपको इसके पीछे का क्या कारण समझ में आता है? देखिए, मैं फिर कहूंगी, कभी कभी अब जो जनता का फैसला हो वर्ग पर है। बात, जनता ने उनको मौका दिया है, वो कर रहे हैं काम, लेकिन सच्चाई ये है, क्या अगर उनको वोट मिली है तो हम ये देश का मुद्दा उठाना बंद कर दे कि 120 रुपए के पार पेट्रोल क्यों है? अगर उनको वोट मिली है, क्या हमें उनसे सवाल करना बनता है? अगर मोदी जी को देश की जनता ने दोबारा चुना है तो हम उनसे ये पूछना बंद कर दे कि आपने 2 करोड़ नौकरी देने का सालाना वादा किया था, वो तो दी नहीं, दी नॉर्डली। अगर देश की जनता ने उन्होंने वोट दिया है तो क्या हम उनसे ये पूछना बंद कर दे कि क्यों आप 3 किसान विरोधी बिल लेकर आए? ठीक है, इन तमाम मुद्दों पर आप मुखरता के साथ अपनी बात रखिए, किसी ने मना नहीं किया, ये सारे मुद्दे उठाइए, किसी ने इनकार नहीं किया। लेकिन राधिका जी, सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दीजिएगा, क्या कांग्रेस इस समय संकट की घड़ी में है या आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं है। हम कांग्रेस पार्टी श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, फिर बोल रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी है इस देश में जहां पे कोई भी आके अपनी आवाज उठा सकता है, और अगर उसको कोई बात कहनी है तो कह सकता है। कह के दिखाए भाजपा अमित शाह जी के बारे में, या अमित शाह से सवाल करके दिखा दे, या मोदी जी से सवाल करके बता दे। ये जो प्रवक्ता बैठे हैं, इनको एक बार पूछ के दिखा दे मोदी जी से कि कब सिलेंडर के दाम कम होंगे, कब पेट्रोल के दाम कम होंगे। अगर इनको देश निकाला दे के इन्हीं के नेता पाकिस्तान ना भेजे तो मेरा नाम बदल सवाल तो कोई सोनिया गांधी से भी नहीं करता कांग्रेस के अंदर। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुनील कौशिक भी लगातार जुड़े हुए। कौशिक साहब, राधिका जी साफ कह रही है कि भैया कोई संकट की घड़ी नहीं है कांग्रेस के लिए यहाँ पर, ये काहे का हो हल्ला मचा हुआ है, फिर काहे का चिंतन शिविर हो रहा है? फिर नहीं शिल्पा, यही तो दुर्भाग्य है कि पार्टियां सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहती। और तमाम राज्यों के चुनाव हुए, आपने देखा होगा कि पंजाब में हम जैसे लोग चिल्ला चिल्ला करके सारी चीजें बता रहे थे, कांग्रेस के लोग सुनने तैयार नहीं थे, और कांग्रेस के समर्थन में जो लोग बैठते हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या हुआ? सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये इलेक्शन में बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश को इलेक्शन को देख करके कांग्रेस को समझ जाना चाहिए, बहुमत में बीजेपी की सरकार नहीं आ रही थी। सारे अखबारों में, सारे चैनलों पर यह बात कही गई, और इस बात को लेकर के भाजपा ने चैलेंज के रूप में लिया, चैलेंज के रूप में लिया। और जहां उन्हें कमियां दिख रही थी, समीक्षा स्टार्ट कर दी। जहां उन्होंने 2 की ड्यूटी लगानी थी, वहां 10 की ड्यूटी लगा दी उन्होंने। मुझे लगता है कि रात भर मीटिंगें चली और देखा कि वो सत्ता तक पहुंचे। दिक्कत यह है कि कोई भी राजनीतिक विश्लेषक या वरिष्ठ पत्रकार इस बात को आईना दिखाए, और वास्तव में उसे क्या लालच है। यदि आपको आईना दिखाने का काम कर रहा है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। सच्चाई से आप कब तक दूर भागेंगे? तो ये जो स्थिति आज है, मुझे लगता है कि 3 दिन का जो शिविर है, ईमानदारी से सोनिया गांधी इस चिंतन शिविर में निर्णय लेती हैं तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 बिल्कुल। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। राहुल लाल जी, सबसे पहले आपका कंक्लूडिंग कमेंट। देखिए, कौशिक जी ने बड़ी गंभीर चीज कही है, मैं उसी को बढ़ाऊंगा फाइनल कंक्लूजन में कि देखिए, भारत में तमाम जो पार्टियां हैं उसमें कहीं न कहीं लोकतांत्रिक ढांचे की कमी है। कांग्रेस के लिए बड़ा ही शानदार मौका है ये कि इस चिंतन बैठक में, देखिए चिंतन बैठक हो रही है, चिंतन बैठक तभी हो रही है, चिंतन शिविर तभी हो रही है जब कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए चिंता की घड़ी है। और ये कांग्रेस के लिए चिंता की घड़ी नहीं है, कांग्रेस देश के लिए अपरिहार्य है, विपक्ष देश के लिए अपरिहार्य है। देश के समक्ष इसमें कई बड़े गंभीर मुद्दे हैं इस समय, और उन चुनौतियों को विपक्षी उठा सकता है, वो जनता के स्वर विपक्षी बन सकती है। तो इसलिए अगर मैं
पहले जो मैंने कहा था 1998 की पचमढ़ी की बैठक और 2003 के शिमला सम्मेलन, उन तमाम बैठकों में सोनिया गांधी ने बड़े ही क्रांतिकारी ढंग से निर्णय लिए थे और कांग्रेस पुनर्जीवित हुई थी और 2004 में सत्ता में आई थी। तो अगर उसी रूप में वही भूमिका रहेगी और कांग्रेस फिर से अपने आप को उसी रूप में पुनर्जीवित करेगी तो इसके बड़े ही दूरगामी प्रभाव हम लोग को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी, फाइनल कमेंट आपका, कांग्रेस के पुनर्जीवित होने के कितने आसार दिखाई दे रहे हैं सर? नहीं, देखिए शिल्पा जी, इस चिंतन बैठक में ये अच्छी बात है, लोकतंत्र के लिए ठीक है, कांग्रेस मजबूत होना चाहिए, विपक्ष मजबूत होगा, लेकिन कांग्रेस सबसे पहले तो पार्टी में जो आपसी मतभेद है इस पर चिंतन करे और पार्टी को एकजुट करे और स्थायी अध्यक्ष दे, जो लोगों की नाराजगी है उसको समझे, उसका समाधान निकाले, तब कोई चीज हो सकती है। तब आप देश की, जब आप मजबूत होंगे तो देश की लड़ाई लड़ सकते हैं, जब आप कमजोर होंगे तो देश की समस्याओं को आप कैसे लड़ेंगे, इस बात पर पहले विचार होना चाहिए कि पार्टी मजबूत कैसे हो, संगठन कैसे मजबूत हो, जो मतभेद है वो कैसे दूर हो, स्थायी अध्यक्ष पर एक आम सहमति बने, तब पार्टी एक मजबूती से आगे बढ़ेगी, देश की समस्याओं का समाधान होगा, आंदोलन होंगे, धरने होंगे, विरोध होगा। लेकिन जब आप आपस में ही जूझते रहेंगे तो देश की समस्याओं को खाली टेलीविजन पर बैठ के दूर नहीं कर सकते। चुनौतियों से कैसे लड़ पाएंगे, विपक्षियों से कैसे लड़ पाएंगे? विमल सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबका अधिकार है आवाज उठाने का। अब मैं कहना चाहता हूँ ये भी चीज कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी राज्य में अगर हारती है तो हम लोग जो है रणनीति मंथन भी करते हैं कि हम वहाँ पे क्यों आ रहे हैं और क्या कमी रह गई है, कि किस वजह से हम जो है वहाँ पे जो है चुनाव हारे, तो उस पर भी हम मंथन करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है जहाँ भी चुनाव लड़ती है पूरे ढेरों भरकम से लड़ती है। और देखिए, इस पार्टी के अंदर यही है कि ये पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है, ये पार्टी जो है सबको लेकर चलती है, कार्यकर्ताओं को लेकर चलती है। और बार बार ये मोहतरमा द्वारा कहा जा रहा था, तो मैं मोहतरमा को बता दूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी प्रदेश या राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करती है, उसमें जो भी कार्यकर्ता होता है भारतीय जनता पार्टी का, उससे सवाल लिए जाते हैं, सवाल करने का हक होता है। लेकिन जो है ये कांग्रेस के अंदर नहीं होता है, मैं इसको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ। तो देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और देखिए, देखिए, ठीक है कौशिक साहब, क्या कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर के बाद? देखो, ये चौथा चिंतन शिविर है। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे 1998 का हो, 2003 का हो, 2013 का रहा हो, 2003 का जो शिमला में जो इनका चिंतन शिविर हुआ, उसमें निर्णय बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से लिए गए और कांग्रेस सत्ता में वापस आई। 2004 में आप देखो, अटल जी जैसे बड़े चेहरे को हराया है कांग्रेस ने। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आप जो आपके बड़े नेता, चाहे G20 हो, चाहे G18 हो, जो भी हों, या वो आपको आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और चैनलों पे हम जैसे लोग बड़ा स्पष्ट बताते भी हैं इस बात को लेकर के, शहर से आप उसको स्वीकार करिए और चिंतन करने की यही आवश्यकता है। और आप फालतू मुद्दों पर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि जो हर्ष आपका हो रहा है वो होता रहेगा। राधिका जी, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप देश के लोगों को, तमाम अन्य दलों को? क्या होने वाला है इस 3 दिवसीय चिंतन शिविर में? कांग्रेस का क्या उदय होगा उदयपुर से? देखिए, सबसे पहले तो जितनी उदारता से आपने कांग्रेस की चिंता करी है चिंतन शिविर को लेके, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इतनी चिंता अगर आप देश की कर लें और इससे आधे सवाल भी देश के प्रधानमंत्री ले, क्योंकि वैसे तो वो आपको जवाब देंगे नहीं, क्योंकि वो आज तक 70 साल में प्रधानमंत्री मिले कि वो जवाब नहीं देंगे, तो शायद देश का भला हो जाए। जो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास एक मजबूत अध्यक्ष नहीं है, तो वही सोनिया गांधी जी है जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी, जो आज तक के भाजपा के सबसे बड़े नेता थे, जो 2 से लेकर यहाँ तक लेकर आए हैं भाजपा को, उनको हराने का काम किया। सवाल उठते हैं कि अब उस कांग्रेस पार्टी को क्या हो गया, जिस कांग्रेस पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े करिश्माई नेता तक को हरा दिया था। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मेरे पास समय बस इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए। तो कांग्रेस का 13 से 15 मई के बीच ये चिंतन शिविर चलेगा। इस चिंतन शिविर से क्या कुछ मंथन के बाद अमृत निकलेगा, उस अमृत का कांग्रेस कितना इस्तेमाल कर पाएगी या फिर जहर ही पीना पड़ेगा, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।